हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको पोस्ट प्रेफरेंस को कैसे फिल करना चाहिए ताकि आपको अपना डिजायर्ड पोस्ट मिले, आपको अपना फेवरेट पोस्ट मिले, आपको अपना होम स्टेट मिले, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एसएससी सीजीएल में लगभग 50 पोस्ट है अलग अलग, और बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं अपने पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय। उनको क्या होता है कि उनके अच्छे मार्क्स आते हुए भी ना उनको ऐसा पोस्ट मिल जाता है या फिर ऐसा लोकेशन मिल जाता है जहाँ पे कि उनको अच्छा फील नहीं होता, फिर से एग्जाम देते हैं ताकि वो अपना डिजायर्ड पोस्ट और डिजायर्ड लोकेशन ले सके। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे पोस्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि किसके कहाँ पोस्टिंग होती है, किसका वर्क नेचर कैसा होता है, ताकि आपको अपना फेवरेट पोस्ट मिले, आपको डिजायर्ड पोस्ट मिले और आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में जितने भी एसएससी सीजीएल के पोस्ट है ना उसके बारे में ब्रीफ में डिटेल बताने वाला हूं कि किसकी कहां पे पोस्टिंग होती है, ट्रांसफर कहां कहां हो सकता है, कितने कट ऑफ जा सकता है, इसका सीजीएल 2025 में कितना कट ऑफ जा सकता है, और आपको कौन सा अपना पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में अगर मैं अभी अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरूं, 6-7 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, तो मैं कौन सा पोस्ट को ऑप्ट करूंगा, कैसे अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरूंगा वो बताऊंगा। और एक और चीज होता है कि कुछ पोस्ट होते हैं एसएससी सीजीएल के ना जिसमें कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगता है। तो अगर आपका उतना फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं हुआ ना और अगर आपको वो पोस्ट मिल भी गया ना तो बाद में आपको मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रिजेक्ट करने के बाद ऐसा नहीं कि आपको दूसरा पोस्ट मिल जाएगा, नहीं, आप पूरा आउट हो गए फिर उस एग्जाम से। तो ये गलती भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से पोस्ट में फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होता है और कितना होता है वो भी बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हो, सब लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सा पोस्ट, क्या वर्क नेचर होता है, क्या सैलरी होती है, कहाँ पे पोस्टिंग होती है, ये सब जानना इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपना फेवरेट पोस्ट, अपना फेवरेट लोकेशन ये सब चूज कर सको और उसी के अकॉर्डिंग अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर सको और अपना प्रिपरेशन कर सको। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जो है ना आपको जो पीडीएफ दिख रहा है ये एसएससी के द्वारा ही जारी किया गया है। एसएससी सीजीएल 2025 का जो वैकेंसी पोजीशन इसमें दिया गया, टोटल जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है ना वो दिया गया है, पोस्ट वाइज वैकेंसी और कैटेगरी वाइज वैकेंसी और लेवल के साथ भी दिया गया है। और साथ में कलर ब्लाइंड किस किस पोस्ट में सुटेबल है वो भी इसमें दिया गया है। तो कलर ब्लाइंड वाले भी जितने हैं उनको भी पता चल जाएगा कौन कौन से पोस्ट में कलर ब्लाइंड एलिजिबल है। ठीक है, तो वो वाले पोस्ट आपको भरने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे पोस्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है, डिटेल में। उसके बाद लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहिए, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगा, और मैं कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरता अगर अभी भरता तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है, 4 कैटेगरी के पोस्ट होते हैं इसमें। देखो, एक होता है लेवल 7 वाले पोस्ट होते हैं, एक आपका होता है लेवल 6 वाले पोस्ट होते हैं, एक लेवल 5 वाले, लेवल 5 वाले भी होते हैं, 4 वाले होते हैं। देखो 4 कैटेगरी का होगा, ठीक है, लेवल 7, 6, 5 एंड 4 का। तो पहले लेवल 6 वाले पोस्ट है, इसमें सबसे पहला जो पोस्ट है एग्जामिनर का पोस्ट है, ठीक है। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आता है। अब इसकी जो वैकेंसी है टोटल इस बार ना 137 वैकेंसी, और 137 वैकेंसी, और इसका जो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है। तो इसकी पोस्टिंग जो होती है ना कोस्टल एरियाज में होती है। कहाँ पे होती है? कोस्टल एरियाज। कौन कौन से? चेन्नई हो गया आपका, मुंबई हो गया आपका, कोलकाता हो गया आपका। तो जितने भी कोस्टल एरियाज होंगे ना जहाँ पे समुद्र का किनारा होगा वहीं पे होगा। और इनका जो मेन काम जो होता है इनका एग्जामिनर का, कि जो फॉरेन से माल आते हैं ना, इंपोर्ट जो होता है ना, उसको चेक करना कि सब सही तरीके से, अच्छे तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, सब में प्रॉपर सब चीज डॉक्यूमेंटेशन के साथ आ रहा है कि नहीं, कुछ इलीगल वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीजें चेक करने का होता है। और मेनली इसमें माना जाए तो ऑफिशियल वर्क होता है, प्लस साथ में कभी कभी आपको पोर्ट पे जाकर कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा चेक करना होता है। मेनली मैं बोलूंगा कि पोर्ट के आसपास ही ऑफिस होते हैं और वहीं पे आपको ऑफिशियल वर्क करना होता है, ठीक है। तो अगर आप मुंबई में हो, चेन्नई हो, उसके कोस्टल एरियाज के आसपास हो, तो ये वाला पोस्ट को आप ऑप्ट कर सकते हो। और कलर ब्लाइंड इसके लिए एलिजिबल नहीं होता। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो इसको पोस्ट को मत डालना प्रेफरेंस में, क्योंकि अगर आपको मिल जाएगा फिर भी आप आउट हो जाओगे। दूसरा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट। इसका पोस्ट में ना आपको वर्दी मिलती है, व्हाइट कलर की वर्दी मिलती है, बहुत अच्छी वर्दी लगती है, कैप भी मिलता है। और इसका भी जो पोस्टिंग होता है ना आपका कोस्टल एरियाज में ही होता है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जो है ना, वही एरिया में आपको होती है। और इनका काम होता है इलीगल जो होता है ना, जो समुद्र के रास्ते से इलीगल जैसे स्मगलिंग वगैरह ये सब चीज़ों को प्रिवेंट करने का काम होता है, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर का, कि कोई इलीगल चीज़ें तो नहीं हो रही है ना, ये काम होता है। इनमें वर्दी होती है। तो ये भी आपका 353 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है। और इनका ऑल इंडिया पोस्टिंग में मान सकता हूँ कि जहाँ जहाँ कोस्टल एरियाज है वहाँ वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। तो ध्यान रखना कि जब भी आप इसको प्रेफरेंस को भरो तो ये सोचना कि आपकी जो पोस्टिंग होगी कोस्टल एरियाज में ही आपको मिलने के चांसेस है। 4600 ग्रेड पे का है। अच्छा, सैलरी की बात करें तो जितने भी जो लेवल 7 वाले पोस्ट है ना, अगर 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 अभी इनका ग्रॉस सैलरी देखा तो 89 की आपको बनेगा, मिलेगा, ठीक है, ग्रॉस सैलरी, ठीक है। इन हैंड आपको 80-82 के आसपास, 82 से 82-83 के हज़ार के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। ये मैं बोल रहा हूँ XYZ 3 कैटेगरी की स्टेट्स होते हैं, मतलब सिटी होते हैं। एक्स कैटेगरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जहाँ की मेट्रो सिटीज होते हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब जो सिटीज होते हैं एक सिटी के हिसाब से, जहाँ पे कि आपको HRA 30% मिलता है, वहाँ पे आपको 89 के इनहैंड सैलरी मिलेगी। वाई सिटी में आप इसका 5 से 7 हज़ार घटा सकते हो, और जेड सिटी में उससे 5 हज़ार 7 हज़ार और घटा सकते हो। 30% आपका जो एक सिटी में मिलता है HRA बेसिक का, वाई में 20% मिलता है, और जेड सिटी में 10% मिलता है HRA। तो उसके हिसाब से 5 हज़ार 6 हज़ार और घटा सकते हो, ओके। तो ये आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, जिसमें कि आपको वर्दी वाली पोस्ट होती है, और इसमें भी कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं होते हैं। अब उसके बाद आता है ईपीएफओ में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट। इसका जो मैं बोलूंगा कि वर्क नेचर क्या होता है, तो वर्क नेचर आपको दोनों मिलेंगे, ऑफिशियल भी मिल जाएगा आपको वर्क, और साथ में आपको सीप पे भी काम करना पड़ेगा, दोनों होगा। तो फील्ड वर्क प्लस ऑफिशियल वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है। ईपीएफओ
प्योरली एएसओ का वर्क है, क्लरिकल वर्क आपका है, कंप्यूटर पे काम करना होगा आपको, दिल्ली में इसकी पोस्टिंग होगी। ज़्यादा चांसेस, मैक्सिमम चांसेस है पीएफओ में कि 90% चांसेस है कि आपको दिल्ली में ही इसकी पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। 94 वैकेंसी इसमें आई है और 9 to 5:30 का जॉब है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा और इसमें भी सैलरी आपको 89K मैंने बताया, ग्रॉस सैलरी आपको इतनी ही मिलेगी, दिल्ली में इसकी पोस्टिंग होगी। तो इसको आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए तो। परमानेंट पोस्टिंग आपको इसकी दिल्ली में ही होगी। जितने भी एएसओ की पोस्टिंग है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्टिंग है, सारे यहाँ पे मिनिस्ट्री में ही इसकी पोस्टिंग होती है, ओके। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्टिंग सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है 4600 में, 1306 वैकेंसी। तो जो खाकी वर्दी में होता है और 3 स्टार आपको शोल्डर पे मिलते हैं, ये है एक्साइज इंस्पेक्टर, बहुत लोगों का शौक होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको बाइफरकेट करके भी बताऊंगा एक्साइज इंस्पेक्टर में कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग आपको होती है, कितनी कितनी वैकेंसी है। तो इसमें टोटल 1306 वैकेंसी है। इसका अगर वर्क नेचर का देखा जाए, सबसे पहले पोस्टिंग देखते हैं तो पोस्टिंग इसकी ऑल इंडिया होती है, जोन वाइज वैकेंसी होता है, अलग अलग जोन बने होते हैं इंडिया में, ठीक है। आपका मुंबई जोन हो सकता है, आपका दिल्ली जोन होता है, आपका रांची जोन में आपका बिहार झारखंड दोनों आता है, आपको बाकी और भी जोन्स होते हैं, मैं आपको वो भी आपको दिखा देता हूँ कितने कितनी वैकेंसी होती है। ये देखो जीएसटी की वैकेंसी 1306 जो है, कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसी आप ये नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि दिल्ली जोन में 19 वैकेंसी है और टोटल 19 है। यूआर कैटेगरी के हिसाब से कितना है, चंडीगढ़ जोन में, जयपुर जोन में, भोपाल, लखनऊ, नॉर्थ ईस्ट, बहुत सारे लोग रांची जोन वाले हैं, रांची जोन में अच्छा वैकेंसी है 42, 24 यूआर का, 3 ओबीसी का, ओबीसी का बहुत कम है, एसटी का ज़्यादा है, एससी ओबीसी का कम है। तो देख लेना भाई, अगर कैटेगरी में हो तो 3 ही चांसेस है कि 3 लोगों को ही आपको रांची में मिलेगा, नहीं तो यूआर कैटेगरी का अच्छा खासा वैकेंसी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपको मिलेगी वो आपको मिलेगा मुंबई जोन में। तो एक्साइज इंस्पेक्टर में ज़्यादा चांसेस है कि आपको मुंबई जोन मिल सकता है, या फिर उसके बाद आपका आ रहा है नॉर्थ इंडिया वैकेंसी, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, वडोदरा, मुंबई, आपको 105 गुवाहाटी में भी आपका है, हैदराबाद में है, यहाँ सब वैकेंसी ज़्यादा है। कोलकाता में भी अच्छी खासी वैकेंसी होती है और कोलकाता में देखना यूआर की 0 वैकेंसी है और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 46 है। तो इसको अच्छे से भरना। अब इसकी वर्क नेचर की बात करें तो इसका वर्क नेचर में आपको दोनों फील्ड वर्क भी आपका यहाँ पे मिल जाता है और आपको ऑफिस वर्क भी मिल जाता है, पर ज़्यादा ऑफिस वर्क ही होता है, ठीक है, फील्ड वर्क कम होता है, लेकिन दोनों टाइप के इसमें काम आपको मिलते हैं और अलग अलग जगह पोस्टिंग भी होती है, कुछ सेंसिटिव पोस्टिंग भी इसमें मिलती है कुछ साल काम करने के बाद, ठीक है। और इसमें आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग और इसमें अपना होम स्टेट आपको मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन होम स्टेट तभी मिलेगा आपका रैंक बहुत अच्छा होगा। तो इस बार का कट ऑफ देखिए तो 390 में जो बंदा 320 ले आएगा, 320 प्लस यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का मैं बात कर रहा हूँ, उसको एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चलो बात करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये वाला जो पोस्टिंग होती है आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग होती है, 18 वैकेंसी है, ठीक है। और वर्कलोड इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सेंसिटिव पोस्ट होते हैं थोड़ा सा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वही जहाँ पे कुछ धांधली वगैरह हो रहा है, आय से ज़्यादा संपत्ति वाली जो चीज़ होती है, वहाँ पे आपको जाकर के उस वाली चीज़ों पे काम करना होता है। कहीं पे मिला, कहीं पे कंप्लेन आया कि इसकी आय से ज़्यादा संपत्ति है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में वही होता है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पोस्ट होता है, लेवल 7 होता है। तो दिल्ली पोस्टिंग, ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग होती है, कहीं भी पोस्टिंग आपको मिल सकती है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। ये आपको हेडक्वार्टर डिसाइड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी। तो इसको पोस्ट को लेने से पहले जरूर ये सोचना कि आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अपना होम पोस्ट मिले। एनआईसी मिनिस्ट्री ऑफ, देखो माइटी में है, इसकी दिल्ली पोस्टिंग होती है, माइटी में 3 पोस्ट है, एएसओ की पोस्ट है, एएसओ की पोस्ट जितनी भी है मैक्सिमम आपको दिल्ली में ही इसकी पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। कलर ब्लाइंड नो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी, इसमें भी सिर्फ अभी जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो पोस्ट है ना, उसमें आपका कलर ब्लाइंड एलिजिबल है, नहीं तो एक्साइज इंस्पेक्टर में भी नो है, कलर ब्लाइंड वाला एलिजिबल नहीं है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर में भी नहीं है, और माइटी का एएसओ में भी आपका नो है। अब चलते हैं सीएटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट सिर्फ एक वैकेंसी है, एक वो भी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, इसमें कलर ब्लाइंड एलिजिबल है, ठीक है। इसका कट ऑफ की बात करें तो 330 प्लस जाएगा, मतलब 340 के आसपास जाएगा। एक ही वैकेंसी है ना, कोई एक भर देगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस, जिसमें वैकेंसी ज़्यादा होती है कट ऑफ कम। अब इंस्पेक्टर सीबीएन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक, ठीक है, लेवल 7 की पोस्ट है, गैजेटेड, 4 वैकेंसी है सिर्फ, इसमें भी कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ना, इसमें आपका ना फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है। तो याद रखना कि जब ये वैकेंसी आप फिल कर रहे हो तब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड उतना क्राइटेरिया होना चाहिए जितना इसमें चाहिए, ठीक है। इसकी भी पोस्टिंग देखा जाए तो ऑल इंडिया होगी आपकी, कहीं पे भी वैकेंसी हो सकती है इसकी, अभी कोई फिक्स नहीं है, पता भी नहीं होता कि कहाँ पे वैकेंसी, तो ऑल इंडिया वैकेंसीज की पोस्टिंग हो सकती है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि किसमें कितना कितना फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, एक साथ में बता दूंगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पोस्ट है, ठीक है। एमए के बारे में थोड़ा बता देता हूं, जो कि टॉपर्स लोगों का सबसे फेवरेट चॉइस होता है, लेवल 7 की पोस्ट होता है, क्योंकि एकमात्र पोस्टिंग है जिसमें कि आपकी फॉरेन पोस्टिंग होती है। कहाँ होती है? फॉरेन पोस्टिंग होती है, फॉरेन में आपको पोस्टिंग इसमें दिया जाता है आपका, ठीक है। लेवल 7 की पोस्ट है ये। पहले 2 साल आप दिल्ली में रहते हो, फिर 2 साल के बाद आपको चांस मिलता है कि आप फॉरेन जा सकते हो। और दिल्ली में तो आपको सैलरी उतनी ही मिलेगी जितना सबको मिलती है, 89,000 के आसपास आपको मिलेगी ग्रॉस सैलरी, लेकिन फॉरेन में जाओगे तो इसकी सैलरी 4 से 5 लाख तक हो जाती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री में जा रहे हो, ठीक है।
और इसकी जो वैकेंसी इस बार है सिर्फ 100 है, यूआर की 44, कैटेगरी वाइज दे सकते हो। कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल है, अगर आप कलर ब्लाइंड हो फिर भी इसमें पोस्टिंग आपको हो सकती है, सीबीएन में नो है। और इसकी पोस्टिंग अगर आप दिल्ली में रहना चाहोगे तो परमानेंट दिल्ली में भी रह सकते हो। ये चॉइस होता है फॉरेन में जाने का, आपको एक बार जाना होता है, मतलब अपने पे होता है, वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप होता है, फॉर्म के हिसाब से जहाँ पे वैकेंसी होती है उसके हिसाब से फिलअप करोगे, फिर आपका वहाँ पे पोस्टिंग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 साल के बाद वापस आना चाहोगे, 2-3 साल के बाद, तो वापस अपने दिल्ली भी आ सकते हो। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको फॉरेन जाने का शौक है इसको जरूर भरना, लेकिन टॉप आपके रैंक होना चाहिए, रैंक 100-200 के आसपास आएगा तभी आपको इसमें पोस्टिंग मिलेगी। कट ऑफ का बात करें तो 460 350 के आसपास, 350 प्लस जिसका भी मार्क्स होगा इसको मिलने के चांसेस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छी पोस्टिंग है, ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा सा बेटर था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बायोमेट्रिक वगैरह सब लग गया, थोड़ा सा अब कड़ाई हो गया वहाँ पे। पहले मैं सुनता था जहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बायोमेट्रिक वगैरह नहीं है, आराम से प्रमोशन वगैरह भी फास्ट है, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन वगैरह में बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ हो गया, टाइम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया। इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने सब कुछ स्ट्रिक्ट कर दिया। वैकेंसी सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है, कलर ब्लाइंड एलिजिबल है, सेम एएसओ की जैसा पोस्ट होता है, ठीक है। वर्क नेचर जो है आपका वही है, क्लरिकल वर्क, आपको कंप्यूटर पे काम करना होगा, आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग वाला काम करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी वही है, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का काम करना होगा मेनली। और इसकी जो पोस्टिंग इलेक्शन कमीशन में दिल्ली में ही होगी, परमानेंटली दिल्ली की पोस्टिंग है, ये याद रखना, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है, ये आपको दिल्ली में इसकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। कलर ब्लाइंड इसके लिए एलिजिबल है, इसमें भी वही वर्क नेचर होगा, डेस्क जॉब होगा, आपको कंप्यूटर पे काम करना होगा, नोटिंग ड्राफ्टिंग का वाला काम होगा। जितने भी एएसओ की पोस्ट है सारा वैकेंसी है आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये वाली वैकेंसी है 197 है। इसकी जो पोस्टिंग है ना आपकी ऑल इंडिया हो सकती है, दिल्ली में मैक्सिमम पोस्टिंग होती है, लेकिन आपको दूसरे जगह पे पोस्टिंग मिल सकता है, सेंसिटिव पोस्टिंग इसमें मिलती है, ऐसे जगह पे मिलता है जहाँ पे कि नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल सकता है। तो इसमें आपका अदर स्टेट में आपकी पोस्टिंग होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, और इसमें सेंसिटिव पोस्ट ये होता है थोड़ा सा, तो इसमें 1 महीने का सैलरी आपको एक्स्ट्रा भी मिलता है, ठीक है। आईबी में जब ज्वाइन करते हो तो आपको एक अलाउंस जो होता है सिक्योरिटी अलाउंस, जिसमें कि 1 महीने का सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलता है, तो 12 महीने की जगह पे 13 महीने का सैलरी आपको मिलता है। और इसमें भी डेस्क जॉब है आपका, ठीक है, मेनली डेस्क जॉब ही होता है, और अच्छी पोस्टिंग है इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया में, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, एसओ की पोस्टिंग ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, तो ध्यान से इसको भरना। 1 महीने की ज़्यादा एक्स्ट्रा सैलरी आपको लेनी है तो यहाँ ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो काम होता है सेंसिटिव होता है, जो कहाँ पे क्या हो रहा है, कोई इंटेलिजेंस वाला काम होता है कि कहीं पे अटैक होने वाला है, टेरर अटैक होने वाला है, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा गुप्त वाला, ये हम लोग को भी नहीं पता कि किस टाइप का काम होता है, लेकिन उसी टाइप का काम होता है। कोई इंपॉर्टेंट मिशन आ जाता है, उस पर काम करना होता है, तो इस तरह से काम होता है इसमें, ठीक है। और आपको कुछ, अगर आप कुछ वहाँ पे अच्छा कर रहे हो तो आपको एक टीम के अंदर भी डाल दिया जाता है, टीम में आपको कुछ रिसर्च वगैरह ये सब चीज़ें करना पड़ सकता है, कोई टास्क फोर्स बना करके, इस तरह से काम होता है। लेकिन इसमें आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, और इंटरेस्टिंग वर्क है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, अब सीबीआई अब सबको सब इंस्पेक्टर का पता ही है, ये लेवल 7 की पोस्ट ये भी है, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, 93 वैकेंसी है, ऑल इंडिया की पोस्टिंग होगी, यस। और इसमें भी कलर ब्लाइंड एलिजिबल है, और इसमें भी आपका जो जॉब होगा फील्ड वर्क, ये ऊपर वाला जो है इसमें भी फील्ड वर्क और डेस्क जॉब दोनों है, सीबीआई में भी आपको फील्ड वर्क और डेस्क जॉब दोनों है। वर्कलोड थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है, आप अपने मर्जी के हिसाब से पोस्टिंग इसमें नहीं कर सकते, कोई भी स्टेट में हो सकती है, कहीं पे भी जा सकते हो, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर भी सीबीआई में होता है। तो ये पोस्टिंग और वर्कलोड भी अच्छा खासा होता है, मोटे मोटे आपको केस स्टडीज़ करने के लिए मिल सकते हैं, इंटरेस्टिंग वर्क मिल सकता है। तो जिसको इस टाइप के काम करना पसंद है देन यू कैन कम इन सीबीआई, आपका वेलकम करेगी, ठीक है। सीबीआई सब इंस्पेक्टर, इसके लिए भी आपको रैंक अच्छे लाने पड़ेंगे, वैकेंसी कम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सीबीआई फेवरेट पोस्ट होता है। अब चलिए बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में एएसओ का पोस्ट, अच्छी वैकेंसी है। एएसओ सीएसए जैसे कि बाकी एएसओ होते हैं उसी तरह से डेस्क जॉब होता है आपका। रेलवे मिनिस्ट्री एक बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में आपको दिल्ली में काम करना होता है, दिल्ली परमानेंट पोस्टिंग है इसकी, ठीक है, ठीक है। दिल्ली एएसओ के बाद एएसओ सेक्शन ऑफिसर बनते हो, 8 से 10 साल का टाइम नॉर्मल लग जाता है, लेकिन एग्जाम निकाल लोगे तो 4 से 5 साल में आप एएसओ बन जाओगे। एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन निकालते हैं बहुत सारे लोग। 48 वैकेंसी है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है, एएसओ सीएसए से ज़्यादा जाता है। रेलवे की थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाता है, रेलवे का टिकट वगैरह जो होता है फ्री मिल जाता है, टिकट कुछ आप ये करवा सकते हो, कंफर्म करवा सकते हो, कोटा मिल जाता है, तो और बोनस रेलवे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मिलता है। जॉब अच्छी है, डेस्क जॉब होता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, मॉडरेट वर्कलोड होता है, 9 to 5:30 का जॉब होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। दिल्ली में परमानेंट पोस्टिंग आपकी होती है, तो इसको आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आपको दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए और रेलवे मिनिस्ट्री में आपको पोस्टिंग चाहिए तो। रेलवे की कैंटीन वगैरह भी अच्छी है, कैंटीन मतलब खाने का कैंटीन मिनिस्ट्री में। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बहुत सारे लोग का देखो टॉप पोस्ट में जो आता है, एक तो एमईए आता है, एमईए के बाद अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ही आता है। पोस्टिंग अगर माना देखा जाए तो इसकी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, जिस तरह से एक्साइज इंस्पेक्टर के अलग अलग जोन बने होते हैं, इसका भी सेम उसी तरह का जोन बना होता है, वहाँ पोस्टिंग होती है, ट्रांसफर नहीं होता है। एक एक्साइज इंस्पेक्टर इसमें भी सेम है कि आपको जो एक जोन मिल गया उसी जोन में आप रहोगे, मान लो रांची जोन आपको मिल गया तो बिहार झारखंड में ही आपका ट्रांसफर होता रहेगा, ऐसा नहीं रांची के बाद आप मुंबई भी चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप एक जोन जो आपको मिल गया एक्साइज इंस्पेक्टर में या फिर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, आप उसी आप जोन में रहोगे हमेशा, उसी जोन में आपका ट्रांसफर एक सिटी से दूसरे सिटी होता रहेगा, लेकिन ये नहीं। टोटल 389 वैकेंसी है, पोस्टिंग बहुत अच्छा है, इसमें आपका डेस्क जॉब भी होता है, फील्ड वर्क भी होता है,
होता है, दोनों होता है। ज़्यादा आपका डेस्क वर्क होता है, डेस्क जॉब होता है, कुछ फील्ड वर्क आपको करने होते हैं। टीम बना दिया जाता है, रेड पे भी जा सकते हो, कहीं पे अगर रेड मारना हो तो रेड पे भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जाते हैं, इवन टैक्स असिस्टेंट भी जाते हैं। बट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का मेजर रोल होता है टैक्स इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई टैक्स वगैरह की चोरी कर रहा है तो उसके लिए होता है। तो और इसमें कलर ब्लाइंड एलिजिबल है, यस। यहाँ पे आप देखते जाना, जितने भी कलर ब्लाइंड वाले लोग हैं यस और नो लिखा, यस मतलब कलर ब्लाइंड एलिजिबल। और ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। अगर आपको अपना होम पोस्टिंग चाहिए तो सबसे पहले तो आपको वैकेंसी पता करना पड़ेगा। अभी इसकी जो जोन वाइज वैकेंसी है नहीं आई है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर की आ गई लेकिन इसका नहीं आया है, तो आपको वैकेंसी चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं। अगर वैकेंसी है तो कितनी है, उसके बाद आप प्रेफरेंस भरोगे तो आपको अपना होम पोस्टिंग मिल सकता है। अदरवाइज आपको अलग दूसरे जोन में आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी, फिर आपको उसी जोन में रहना पड़ेगा। ऑल इंडिया पोस्टिंग हो गई, ठीक है। इंटरेस्टिंग है वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं होता, मॉडरेट लेवल का होता है। अब एएसओ इन सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एएसओ सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, जहाँ पे कि हर एक अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जहाँ पे आपको पोस्टिंग होती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री होता है, ये सब में पोस्टिंग होगी। 682 पोस्ट वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, वैकेंसी बढ़ सकती है। परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली होती है, ठीक है, दिल्ली में ही आपका परमानेंट पोस्टिंग, यहीं पे ज्वाइन करोगे और यहीं से आप रिटायर करोगे, ओके। और मैंने लेवल 7 का तो बता ही दिया आपको कि 89,000 आपको ग्रॉस सैलरी आपको मिलेगी, 85 के आसपास, 83 से 85 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलेगी। यूआर की 273, एससी की 104, ओबीसी की 185 वैकेंसी आप ये देख सकते हो। ओएच, एचएच और वीएच का भी वैकेंसी आप लिखा। ओएच मतलब ओरली हैंडीकैप्ड, बोल नहीं सकता। एचएच मतलब हियरिंग सुन नहीं सकता। वीएच मतलब विजुअली हैंडीकैप्ड, जो देख नहीं सकता। और अदर पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं। काम का बात करें तो मेनली आपका डेस्क जॉब ही होगा, आपका फील्ड वर्क इसमें नहीं होता। डेस्क जॉब ही कंप्यूटर पे काम करना होता है। अलग अलग मिनिस्ट्री में आपकी पोस्टिंग होती है। मिनिस्ट्री का प्रेफरेंस आपसे पूछा जाता है, आपको जनरली आपको प्रीफर्ड मिनिस्ट्री मिल जाता है, रैंक अच्छा लाते हो तो इसमें भी। जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया। अब तो कर्तव्य भवन में सब लोगों की पोस्टिंग हो रही है, तो कर्तव्य भवन में ही आप जितने भी एएसओ जा रहे हैं वो बैठ रहे हैं, जो नया बिल्डिंग बना है वहीं पे। और जॉब की बात करूँ तो वर्कलोड मॉडरेट लेवल होता है, मॉडरेट टू हाई लेवल होता है। अच्छा खासा काम वर्कलोड होता है और मिनिस्ट्रीज में वर्कलोड होगा। और आप यहाँ पे सेक्रेटरीज मिनिस्टर जहाँ जिस बिल्डिंग में बैठते हैं आप वहीं पे बैठते हो, ठीक है। तो वर्कलोड तो होता है, थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, क्योंकि वहीं पे सारे हायर ऑफिसर्स भी बैठते हैं, तो प्रेशर भी आपको फील होगा आसपास में ही बैठते हैं। तो अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, दिल्ली के आसपास है, तो उनके लिए अच्छा है। गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है, क्योंकि एक जगह परमानेंट पोस्टिंग। गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगा जितना भी एएसओ की पोस्ट है ना, वो सारे अच्छे हैं, क्योंकि परमानेंट एक जगह पोस्टिंग होती है, क्योंकि उनको लाइफ में बाद में स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो एक जगह पोस्टिंग काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्टिंग टोटल 183 है। ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का लेवल 6 की पोस्टिंग है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है उसी तरह से इसका है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट लेवल 6, ऑल इंडिया पोस्टिंग है, कलर ब्लाइंड एलिजिबल है। तो ये भरने से पहले ये जरूर रखना याद कि आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग सीबीआईसी है ना, एक्साइज इंस्पेक्टर का जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस, वही वाली चीज़ है। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कहाँ गया, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसी के अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर से नीचे वाली पोस्ट ये होगी। जहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर बैठेंगे वहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का लेवल 6 का पोस्ट होगा। 183 वैकेंसी, जोन वाइज वैकेंसी होगा, ऑल इंडिया पोस्टिंग इसकी होगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में असिस्टेंट विद ग्रेड पे 4200, ठीक है। ईडी में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में लेवल 6 का वैकेंसी, ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग होगी, 3 ही वैकेंसी है, कलर ब्रांड एलिजिबल है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 इसकी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, ठीक है। और इसमें एक अलग, इसमें तो पता ही है कि एक और पेपर देना होता है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, 118 वैकेंसी, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। और इसमें जो सेंसस वगैरह होता है ना, थोड़ा सा इसमें वर्कलोड थोड़ा सा होता है, आपको जा करके घर घर जा करके थोड़ा सा जो सेंसस वाले जो चीज़ें होती है उसको जुटाना पड़ता होता है, डाटा को इकट्ठा करना होता है। तो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, ऑल इंडिया पोस्टिंग है, और कलर ब्रांड इसमें एलिजिबल नहीं है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, असिस्टेंट ग्रेड विद 4200, इसकी पोस्टिंग आपको दिल्ली में ही होगी, असिस्टेंट पोस्ट है 4200 ग्रेड पे, कलर ब्लाइंड नॉट एलिजिबल, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये सब सारे पोस्ट जो है ना अभी नए नए आए हैं, ये भी असिस्टेंट ग्रेड की है। जितने भी असिस्टेंट ग्रेड की पोस्ट होगी ना, असिस्टेंट जो सारे दिख रहे हैं असिस्टेंट ग्रेड वाले पोस्ट, मैक्सिमम की जो पोस्टिंग होगी दिल्ली में ही होगी। तो ये सब सारे दिल्ली वाले, तो जितने भी लोग दिल्ली में चाहते हो ना, ये सब पोस्ट को आप फिल कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, असिस्टेंट ग्रेड विद 4200, ठीक है। और देख लेना आपका सारे में आपका कलर ब्रांड एलिजिबल है, सिर्फ एक इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसमें कलर ब्रांड एलिजिबल नहीं, ठीक है। और इनका जो मेनली वर्क होगा जो आपका नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग ही होगा, जो कि क्लरिकल जो वर्क होता है ना वही होता है, आपका फील्ड वर्क नहीं होगा। अब जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ का जो पोस्ट है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इसके लिए भी अलग एक पेपर देना होता है, ठीक है। और कलर ब्रांड इसमें एलिजिबल होती है, इसमें भी ऑल इंडिया आपकी पोस्टिंग होगी, इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग हो जाएगी। और ये लेवल 6 की पोस्ट है, अच्छी खासी अच्छी पोस्ट है ये, अच्छा चूज कर सकते हो आप। तो जिनका भी जेएसओ का पेपर जो भी देते हैं वो ये ऑप्ट कर सकते हो, ओके। असिस्टेंट फिर से यहाँ पे आ गए, असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये वाली पोस्टिंग भी आपको दिल्ली वाली होगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर विद ग्रेड पे 4600, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसकी पोस्टिंग आपकी ऑल इंडिया हो सकती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर विद ग्रेड नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। लेकिन देखो दिल्ली में होती है, जितने भी होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली में एक इसका हेडक्वार्टर होगा नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, वहीं पे असिस्टेंट वाले लोगों की जरूरत होती है, कि मेन जो काम करना होता है
होता है, कोर काम करना होता है, उनको करना होता है, ठीक है। बाकी इसके रीजनल ऑफिसर्स भी होती है, वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन मेनली असिस्टेंट का जो पोस्टिंग होता है दिल्ली में होता है। तो ऑप्ट करते समय जरूर ध्यान रखना कि ये सारे दिल्ली वाले पोस्ट हैं, दिल्ली में आपको मिल सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको प्रीफर्ड लोकेशन आपको नहीं मिलेगा कि आपको कहाँ चाहिए। नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम, सब इंस्पेक्टर जो पोस्ट है एनसीबी में जो है नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो में, इसकी ऑल इंडिया आपको पोस्टिंग होगी। कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है, जहाँ पे भी नार्कोटिक का कंट्रोल होगा, जहाँ पे ऑफिसेस होंगे वहाँ पे हो सकते हैं, सारे स्टेट्स में इसके हो सकते हैं। कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं है। एनआईए, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी भी पोस्टिंग आपको ऑल इंडिया हो सकती है। कहीं पर भी इसकी पोस्टिंग होती है, सेंसिटिव पोस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इसका जो ट्रेनिंग होता है काफ़ी लंबा चलता है, और इसकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है, कभी भी आपकी ड्यूटी कहीं भी बन सकती है, कोई भी टास्क फोर्स में आपको डाला जा सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ दिया जा सकता है आपकी पोस्टिंग, ठीक है। तो ये बहुत सेंसिटिव होता है और ऑल इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन असिस्टेंट ग्रेड, इसकी पोस्टिंग आपको दिल्ली में ही होगी, मेनली इसका चांसेस है कि दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होगी। अब चलते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये पोस्ट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पोस्ट कहाँ कहाँ है, तो देखो इसमें अच्छे खासे वैकेंसी, 6753 लेवल 6 की वैकेंसी है, और ये जहाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जहाँ बैठेंगे, जहाँ टैक्स असिस्टेंट बैठेंगे, वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। तो इसमें भी जोन वाइज पोस्टिंग होगी। अब मैं आपको इसकी वैकेंसी दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसी है। ये देखो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो टोटल वैकेंसी 6771 कहाँ कहाँ पे है, और इसमें बहुत अच्छा आपके पास चांसेस है ना कि आपको अपना होम स्टेट मिल सकता है। तो जिसको भी अपना होम स्टेट चाहिए और देख रहे हो कि यार इनकम टैक्स में कम वैकेंसी है, बाकी में कम वैकेंसी, तो इसमें आपको चांसेस है। जैसे बहुत कुछ लोग होंगे जो कि मान लो वो कहाँ से होंगे, भुवनेश्वर से होंगे, ठीक है। तो भुवनेश्वर में टोटल 55 वैकेंसी, टोटल 131 वैकेंसी, यूआर के लिए 55, ओबीसी के लिए 35, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 9, टोटल 131 वैकेंसी आराम से मिल सकता है यहाँ पे आपका जो सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है। और अच्छा खासा लेवल भी लेवल 6 की पोस्ट है। लेवल 6 की पोस्ट में आपका जो सैलरी बनेगा लगभग आपका 70 टू 75 के आसपास बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, मैंने बनाया है, ये जो देख रहे हो ना, लेवल 7 का जो है 89,900, 90,000 के आसपास, 72,000 के आसपास ग्रॉस। लेवल 6 का, लेवल 5 का जो है 60,000 के आसपास, और लेवल 4 का 53,000, ठीक है। जैसे कि किसी को देख लो यहाँ पे, आप एक बार इसको सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मान लो किसी को चाहिए रांची, रांची जोन कहाँ गया भाई, पटना वाला, हाँ देखो पटना चाहिए, तो पटना में भी 110 वैकेंसी है, पटना में आपको मिल जाएगा इसका। किसी को कोलकाता में चाहिए तो कोलकाता में 214 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है आपका देखो मुंबई वाले जोन में है, ठीक है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी। दिल्ली में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो इसका जो काम होगा मेनली ऑफिशियल वर्क होगा कभी कभी, लेकिन आपको इसमें भी फील्ड वर्क मिल सकता है, एज ए डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है, तो कभी कभी फील्ड वर्क वाले भी टीम में भी आपको जोड़ा जा सकता है, लेकिन मेनली आपका जो है क्लरिकल। और कलर ब्लाइंड एलिजिबल है, यानी कलर ब्लाइंड हो फिर भी आप इस 6753 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। जिसको भी होम पोस्टिंग चाहिए ना, ये वाला ऑप्ट कर सकते हो, ध्यान से चूज करना है इसको। सीएजी में अकाउंटेंट है और सीजीडी में ऑडिटर होता है, ठीक है। सीएजी अकाउंटेंट, इसकी पोस्टिंग ना आपको हर स्टेट में होती है और डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी है। तो ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना आपके होम स्टेट में वैकेंसी है कि नहीं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि सीएजी में अकाउंटेंट है और उनको अपना होम स्टेट मिल गया, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं रांची, उनको रांची मिल गया, उनकी अच्छी वैकेंसी, अच्छे रैंक आने पे। तो रैंक आना भी अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, और इसमें मिल जाते हैं जनरली, ठीक है। प्रेफरेंस पूछा जाता है, प्रेफरेंस डालोगे, प्रेफरेंस डालने के बाद आपको वहाँ पे आपको मिल जाता है, ओके। 180 वैकेंसी है। उसके बाद सीजीडी ऑडिटर भी एक अच्छा पोस्ट है जिसमें कि आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है, कलर ब्लाइंड एलिजिबल है, और जनरली यही करते हैं जिनका अच्छा रैंक आता है ना, तो सबसे पहले अच्छे रैंक वाले को उनको अपना होम पोस्टिंग दिया जाता है। तो सीजीडी ऑडिटर पूरे ऑल इंडिया इसका पोस्टिंग होती है, ऑल इंडिया में, वो भी आपको अच्छे से सिटी जो कैपिटल सिटी होती है वहीं पे आपको मिलती है, ठीक है। और ऑडिटर का जो काम है जनरली जो होता है, मेनली जो होता है आपका वो वाला काम होता है, कंप्यूटर पे ही काम होता है। उसी तरह से अकाउंटेंट का भी जो काम होता है मेनली कंप्यूटर पे ही काम होता है। आपका क्लरिकल वर्क जो होता है उसी टाइप का काम होता है, 9 to 5 का काम होता है, और सैटरडे संडे ऑफ होता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में एक अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, इसकी भी ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, और कलर ब्लाइंड एलिजिबल होता है। लेवल 5 के, ये सारे लेवल 5 के, सीएजी जूनियर अकाउंटेंट ये सब लेवल 5, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया है, दिल्ली में भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है ऑडिटर सीजीडीए की, पर वैकेंसी पता नहीं चलता है कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें डर लगता है कि यार इसको डालूं कि नहीं डालूं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसी तरह से ऑडिटर सीएजी में भी पता नहीं चलता, आपको पता लगाना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज से या फिर आरटीआई लगा करके, तब पता चलेगा कितनी कहाँ वैकेंसी, और वो भी नहीं मिल पाती। कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में भी एक अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, वो ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, कलर ब्लाइंड नॉट एलिजिबल, ठीक है। लेकिन इसकी जो जनरली जो पोस्टिंग होती है ना मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, दिल्ली वाला पोस्टिंग होती है, ठीक है। ये तीनों पोस्ट है, सीएजी में हो गया, सीजीडीए में हो गया, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पोस्ट, ये ऑल इंडिया वाली पोस्टिंग होती है मेनली। लेकिन एक और सीजीए भी होती है, सीजीए अकाउंटेंट वाली पोस्ट इस पर लगता है आई नहीं यार, एक सीजीए अकाउंटेंट होता है, सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, उसकी पोस्टिंग 90% दिल्ली में मिलने के चांसेस होते हैं। और वो मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी सीजीए अकाउंटेंट मैंने फिल किया था और मेरी दिल्ली पोस्टिंग मिली थी मुझे। ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये देखो अपर डिवीजन क्लर्क का है, ऑल इंडिया पोस्टिंग इसकी होगी, ठीक है, ऑल इंडिया पोस्टिंग है, कलर ब्लाइंड एलिजिबल है, लेवल 4 है। अब टैक्स असिस्टेंट सेम टू सेम उसी तरह से मान सकते हो
सीबीआईसी में भी टैक्स असिस्टेंट होता है, सीबीडीटी में भी होता है। तो एक्साइज इंस्पेक्टर के नीचे वाले पोस्ट इसको सीबीआईसी वाले हो गया, सीबीडीटी वाले इनकम टैक्स वाले जो ऑफिस होते हैं उसमें होते हैं टैक्स असिस्टेंट। टैक्स असिस्टेंट का रोल यही होता है, सेम क्लरिकल वर्क होती है। और ऑल इंडिया जिस तरह से एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होती है, इनकी भी पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं पे हो सकती है, जोन वाइज होती है। तो अगर आपका रैंक अच्छा आया तो इसमें भी आपको होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस होते हैं कि आपको अपना होम स्टेट मिल जाए। होम पोस्टिंग तो नहीं, होम स्टेट मिल जाएगा आपको। अगर आप उस स्टेट में उसी लोकेशन पे जहाँ पे इसके ऑफिस है तो आपको आसपास में ऑफिस मिल जाएगा। तो पता है ये जो होम स्टेट मिलने का जो होता है ना, और जो होम लोकेशन मिलने का होता है, इसमें लक भी थोड़ा सा साथ देता है कभी कभी। ऐसा जरूरी नहीं कि मिल जाए। अगर आप बहुत मेहनत की और अच्छा रैंक लाया तो मिलने के चांसेस होता है, नहीं तो कभी कभी लक से भी आपको अपना होम पोस्टिंग मिल जाता है, होम स्टेट मिल जाता है। कलर ब्लाइंड एलिजिबल है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपर डिवीजन क्लर्क, दिल्ली पोस्टिंग प्लस साथ में ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, कलर ब्लाइंड एलिजिबल है। अपर डिवीजन क्लर्क एक और है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑल इंडिया पोस्टिंग उसकी होगी, कलर ब्लाइंड एलिजिबल है। ठीक है, अब पूरा एक एक कंट्रोल पूरा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि उतना डिटेल मुझे भी नहीं पता सच बोलूँ तो, बट इतना पता है कि हाँ जो लोग होते हैं दिल्ली में भी पोस्टिंग होती है, ऑल इंडिया भी पोस्टिंग होती है। फिक्स नहीं है, वैकेंसी कहाँ है उस पर डिपेंड करता है। वैकेंसी इन सब का जानना बहुत डिफिकल्ट होता है कि सबके बारे में आपको पूरा पता चल जाए अच्छे से। जो मेन पोस्ट है उनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स में ऑल इंडिया की पोस्टिंग होती है भाई, ठीक है। इसमें भी एक मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है आपको, फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है। कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल नहीं होता है, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। सैलरी मैंने आपको बता ही दिया, सैलरी आप फिर से एक बार देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बना दिया है कि लेवल 4 की 53,448 रुपये आएगी, और ये एक सिटी के हिसाब से मैंने बनाया। लेवल 5 का 60,000, इसका 72,000, 89,000। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जहाँ पे माइंस के आसपास ऑफिसेस होंगे वहीं पे होगी। ऑल इंडिया पोस्टिंग इसकी होगी, धनबाद वगैरह में यहाँ पे होती है माइंस, जहाँ जहाँ पे होती है वहाँ पे पोस्टिंग हो जाती है इसकी। ठीक है, और दिल्ली में भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है अपर डिवीजन क्लर्क की। डायरेक्ट जनरल डिफेंस, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दिल्ली पोस्टिंग, ऑल इंडिया पोस्टिंग भी हो सकती है। कलर ब्रांड एलिजिबल है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूडीसी का पोस्ट, यस, ऑल इंडिया पोस्टिंग हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी। ये सारे अपर डिवीजन वाले जो क्लर्क है ऑल इंडिया पोस्टिंग वाले एलिजिबल हैं, इसमें ऑल इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। तो इन सबको भरते समय आप याद रखना कि इसकी पोस्टिंग जो है ऑल इंडिया कहीं पे भी हो सकती है, दिल्ली में भी हो सकती है। ठीक है। अब एक बचा लास्ट में सीबीडीटी में टैक्स असिस्टेंट, जो कि 1249 वैकेंसी है, जहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं। सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्सेस हो गया, तो मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर्स जहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बैठते हैं वहीं पे। ठीक है। और लेवल 4 की वैकेंसी है, 1249 है। इसमें भी आपको अपना होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आपको अच्छा रैंक आया तो आपको अपना होम पोस्टिंग, दिल्ली पोस्टिंग, अपना जोन मिल जाएगा और वहीं पे आपका परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगी। तो ये आपको अच्छे से भरना है इसमें। तो ये थे सारे पोस्ट के बारे में डिटेल। कुछ पोस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो मुझे भी एकदम कंप्लीट अच्छे से नॉलेज नहीं है। अच्छे बड़े बड़े पोस्ट मैंने बाकी मैक्सिमम पोस्ट के बारे में बताया। यूडीसी के बारे में मुझे जहाँ तक पता है ये कि ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। कुछ लोगों की दिल्ली पोस्टिंग हो जाती है, कुछ लोगों की जहाँ पे उसके ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे, जैसे माइंस वाला को मुझे पता है कि धनबाद वगैरह में भी इसकी पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है, जहाँ पे माइंस होते हैं। तो यूडीसी वाले के ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। इस तरह से आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये सारे पोस्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल लगभग बता दिया है। अब कट ऑफ के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि 2026 में कितना कट ऑफ जा सकता है। तो मेरे हिसाब से देखो, मैंने जो कट ऑफ मैंने अपना बताया है 305 प्लस के आसपास जो कट ऑफ होगा यूआर का होगा। 300 के आसपास जो होगा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का होगा। ठीक है। 290 के आसपास आपका एससी कैटेगरी का होगा, और 275 के आसपास, 275 से 80 एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है इस बार जाने वाला है। ठीक है। ये है नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए, जो कि सबसे लास्ट बच्चों को मिलेगा। ±5 कर सकते हो, उसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। 4600 ग्रेड पे की बात करें तो 320 प्लस अगर आ गया तो 4600 ग्रेड पे आपको मिल जाएगा। प्लस साथ में आपके कंप्यूटर में मार्क्स तो पता ही है कि 27, 24 और 21 होता है। लेकिन ये वाला जो सीपीटी पोस्ट का जो कट ऑफ है थोड़ा सा इस बार कम सकता है। मुझे जहाँ तक अपने एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ कि इस बार इतने बच्चे मिलेंगे नहीं, तो ये जो सीपीटी का कट ऑफ है कम सकता है। नॉन सीपीटी का तो वही रहेगा 18, 15 और 12, इसका कट ऑफ नहीं घटने वाला। इससे कम जिसके भी मार्क्स आए वो कंप्यूटर में फेल हो गए और उनका आउट हो गए। अब हम बात करते हैं कि प्रेफरेंस कैसे भरना चाहिए भाई। देखो, प्रेफरेंस भरने के लिए आपको ना हमेशा वहाँ पे आपको एक पोस्ट कोड दिया रहेगा, और प्रेफरेंस हमेशा ऐसे भरना जो पोस्ट आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगे उसको सबसे पहले भरना है, जो पोस्ट सबसे ज़्यादा चाहिए। मान लीजिए हो सकता है कि आपका मार्क्स 310 ही आ रहा है, आपको पता है कि आपको 4600 ग्रेड पे वाले पोस्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप 4600 ग्रेड पे के जितने भी पोस्ट है वो भरो। पहले एएसओ का भरो, हो गया एक्साइज इंस्पेक्टर चाहिए वो भरो, इनकम टैक्स चाहिए वो सब भरो। क्या पता कि 310 में आने के बाद भी बहुत सारे लोग कंप्यूटर में पास ना कर पाए और आपको 4600 मिल जाए। आपको लग भी रहा है कि नहीं, मेरा शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको सबसे पहले उन पोस्ट को भरना है जो हायर है। आपको नहीं लगता मिलेगा, फिर भी आपको उन पोस्ट को भरना है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरा ये फेवरेट पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट मुझे लेना है, तो आप फिर टॉप पे टैक्स असिस्टेंट भर दोगे। क्योंकि जो चेक होता है ना, ऐसे आप भरते हो, मान लो कि सीरियल वाइज पहला, दूसरा, तीसरा, मान लो कि ऐसे भर रहे हो। जो पहला प्रेफरेंस आपने भरा ना, सबसे पहले आपके मार्क्स के हिसाब से इस वाले पोस्ट को देखा जाएगा। मान लो आपने एमईए भरा, तो एमईए चेक किया जाएगा कि भाई 310 है, आपको एमईए मिल रहा है क्या? तो नहीं देखेगा, तो 340 में ही खत्म हो गया है, तो एमईए आपके लिए एलिजिबल है। उसके बाद एएसओ सीएससी डाले, नहीं ये वाला भी, ये तो 325 में चला गया, ये भी नहीं मिलेगा। उसके बाद नीचे आया एक्साइज भी नहीं मिलेगा, 318 पे चला गया तो नहीं मिलेगा। फिर पता चला कि आपको ऑडिटर सीजीडीए आपको मिल जा रहा है, क्योंकि इसका जो लास्ट पोस्ट का जो है 308 नंबर तक इसका कट ऑफ गया है, तो तब आपको ऑडिटर ये वाला पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से भरना है कि आपको जो प्रेफरेंस में ऊपर में पोस्ट रखने हैं, आपको टॉप वाले पोस्ट रखने हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 340 नंबर लाने के बाद भी नहीं, मुझे तो बस यही वाला पोस्ट चाहिए कि मुझे अपना होम स्टेट मिले। उनको पता है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में, ऑफिस सुपरिटेंडेंट में मेरा मुझे चाहिए भुवनेश्वर में, मुझे चाहिए भुवनेश्वर में मेरा 35 वैकेंसी, मुझे वो चाहिए। तो वो चुपचाप ऑफिस सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट है वो स्टार्टिंग में डाल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 340 में अगर एएसओ डालूंगा तो वो भी मिल जाएगा, अगर ऑडिटर डालूंगा वो भी मिल जाएगा, एक्साइज इंस्पेक्टर है वो भी मिल जाएगा। लेकिन उनको पता है कि मुझे होम स्टेट चाहिए, तो सबसे पहले उनको क्या भरना चाहिए कि मुझे पता है, मुझे कंफर्म पता है कि मुझे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट मुझे मिल जाएगा, तो सबसे पहले वही डालो, वही आपको मिलेगा और उसी से आपको फिर से मिल जाएगा। फिर बाकी आपके पोस्ट चेक ही नहीं होगा, आप कोई भी पोस्ट डालो। तो ऐसा होता है, आप जो पहला डाले सबसे पहले उसको चेक किया जाएगा कि उसका कट ऑफ आप क्रॉस कर रहे हो कि नहीं। अगर आपने टीए डाल दिया ना तो सबसे पहले टीए चेक होगा, टीए मिल जाएगा। फिर बाद में अगर आप एमईए भी डालोगे, एक्साइज डालोगे, तो ये सब पोस्ट आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि टीए आपको मिल चुका है। तो ये याद रखना कि आपको इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। अब मैंने आपको ये भी बोला था अच्छा कि मैं अपना पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरूंगा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से पोस्ट होते हैं जिसमें कि फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाता है और क्या होता है। तो देखो, फिजिकल स्टैंडर्ड वाले जो पोस्ट होते हैं ना, जिसमें चाहिए एक तो सेंट्रल एक्साइज में फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, आपका हाइट चाहिए होता है, एग्जामिनर में चाहिए होता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर में चाहिए होता है, सीबीएन में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में चाहिए होता है, सीबीएन के जितने भी है ना, और सीबीआई इंस्पेक्टर में चाहिए होता है, और एनआईए में चाहिए होता है। कितना कितना चाहिए होता है वो मैं आपको बता देता हूं एक बार फिजिकल स्टैंडर्ड भाई। क्योंकि देखो, अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड उतना नहीं हुआ, याद रखना कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस में वो पोस्ट डाल दिया, आपका फिर और आपका सिलेक्शन हो गया उस पोस्ट में, मान लो एक्साइज इंस्पेक्टर में आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपका हाइट जितना चाहिए उससे कम है, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे और बाकी पोस्ट भी आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना कि जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं मीट करता ना, उस पोस्ट को डालना ही मत। जैसे कि सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाए तो एक्साइज इंस्पेक्टर का हम देखते हैं। तो एक्साइज इंस्पेक्टर का फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। तो 157 सेंटीमीटर आप कन्वर्ट कर लेना इसको, अगर आपको फीट में पता है तो, फीट में आपको हाइट पता है तो उसको आपका इसमें कन्वर्ट कर लेना है, अपना सेंटीमीटर में देख लेना है, चेक कर लेना है कि आप उतना एलिजिबल हो कि नहीं। तो मिनिमम 157.5, इससे थोड़ा सा भी कम रहा तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। लेकिन एक गढ़वालीज कुछ होते हैं, आसमीज होते हैं, गोरखास के जो होते हैं, शेड्यूल ट्राइब मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब, एसटी जो लोग होते हैं ना, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। तो उन लोग अगर 5 सेंटीमीटर से कम होंगे, यानी कि 152.5 सेंटीमीटर के भी होंगे तो चल जाएंगे। लेकिन नॉर्मल बाकी के लिए सेम सभी कैटेगरी के लिए 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसको एक्सपैंड करके 5 सेंटीमीटर कर सकते हो। तो ये तो हो जाता है जनरली सबसे। मेनली आप हाइट का ध्यान रखना कि अगर आपका हाइट इससे कम हुआ तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। फिजिकल टेस्ट भी होता है, ईजी होता है, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। फीमेल्स के लिए एक्साइज इंस्पेक्टर में 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होता है और वेट मिनिमम 48 केजी होना चाहिए, इससे ज़्यादा वेट होना चाहिए। 49 चलेगा, 50 चलेगा, 50-60 जितना भी चलेगा, लेकिन 47 केजी अगर आपका वेट है तो नहीं चलेगा, आपको फिर वेट बढ़ाना पड़ेगा। तो देखना कि आप अपना वेट 48 केजी से ज़्यादा रखो। फिजिकल टेस्ट में 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलना है, साइकिलिंग 3 किलोमीटर, साइकिलिंग भी आना चाहिए। तो साइकिलिंग सीख लेना, जितने भी बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनको साइकिलिंग नहीं आता। अब सीबीआई में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सब इंस्पेक्टर बनना है तो उसके लिए भी चाहिए हाइट मेन के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए होता है और वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए होता है। तो ये देख लेना कि आपका ये मीट कर रहा है कि नहीं। पता चला कि आपका 157 सेंटीमीटर ही हाइट है या फिर 160 सेंटीमीटर ही हाइट है तो रिजेक्ट हो जाओगे, फिर आपको बाकी पोस्ट मिलेंगे भी नहीं। तो ये चाहिए, ठीक है। और हिल्समैन के लिए, ट्राइबल्स के लिए आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। चेस्ट आपका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए विथ एक्सपेंशन, जब एक्सपैंड करो तो आपका 76। विजन आपका 6/6, 6/9। चश्मा लगा करके, बिना चश्मा और चश्मा के आपके होना चाहिए। चश्मा लगा करके आप देख ले रहे हो, अच्छे से चीज़ें पढ़ पा रहे हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद तो इसमें तो और ज़्यादा ही स्टैंडर्ड चाहिए होता है। सब इंस्पेक्टर एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यहाँ तो मेन के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल के लिए सिर्फ 150 सेंटीमीटर। 170 से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं। 150 सेंटीमीटर फीमेल से ज़्यादा होना चाहिए। चेस्ट 76 सेंटीमीटर एक्सपैंड करके तो हो जाता है, जनरली हो जाता है। विजन 6/6 और 6/9 इन अदर आइज, 0.6, 0.8। चश्मा और चश्मा ना लगा, विथ और विदाउट ग्लासेस भी लगाते हो, चश्मा भी लगाते हो और देख लेते हो नज़दीक की चीज़ें और दूर की चीज़ें तो आप पास हो जाओगे। पर हाइट का देखना, ठीक है। अब उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन एनसीए, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो में आपका 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। तो ये देख लेना। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है। तो याद रखना कि आप जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मीट कर रहे हो जिस पोस्ट के लिए, उसी को डालना है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे से कोई पूछा जाए कि आप कौन सा पोस्ट ऑप्ट करोगे सर, अगर आपका मान लो कि नंबर 330 340 आ रहा है तो कौन सा ऑप्ट करोगे। अभी मेरे हिसाब से अगर हम 5-6 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके बाद में बताऊंगा तो मुझे वही पोस्ट ऑप्ट करूंगा जिसमें मुझे होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस हों, ठीक है, जिसमें मुझे होम पोस्टिंग अपना मिल जाएगा, मैं घर के पास रहूंगा, फैमिली के आसपास रहूंगा, वो मेरे लिए अच्छा होगा। क्योंकि घर से दूर रहोगे तो खर्चा तो देखो तुम्हारा लग ही जाएगा उतना, घर से पास रहोगे, घर के आसपास रहोगे तो तुम्हारे रेंट वगैरह में पैसा बच जाएगा। तो मैं उस हिसाब से अगर भरता तो सबसे पहले एक्साइज इंस्पेक्टर का मैं ट्राई करता। एक्साइज इंस्पेक्टर में देखता कि मेरे जोन में वैकेंसी की नहीं, जैसे कि यहाँ पे जीएसटी इंस्पेक्टर, उसी को बोलते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर को। जैसे मैं देखता कि मेरा घर जैसे कि रांची है, 42 पोस्ट है, यूआर में 24 है, 3 ओबीसी में है। तो मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, 3 ओबीसी में, तो मेरे को डर तो जरूर लगता कि मुझे पता चला कि दूसरा जोन मिल गया रांची के अलावा। लेकिन देखता कि अगर मैं यूआर कैटेगरी से मैं 24 क्रॉस कर सकता हूँ, 24 वैकेंसी और मुझे यूआर से मिल सकता है तो मैं अपना एक्साइज इंस्पेक्टर जरूर भरता, ठीक है। या फिर अगर मुझे लगता कि नहीं एक्साइज इंस्पेक्टर मिलने के चांसेस नहीं है, मुझे अपना बिहार पटना जोन में मुझे ये वाले पोस्ट मिल जाएंगे,
लेवल 6 वाले जो पोस्ट हैं, क्या नाम है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पोस्ट मिल जाएगा, तो मैं ये वाला पोस्ट को पहले प्रीफर करता। मैं वही पोस्ट को प्रीफर करता है, भले उसका रैंक कम हो, जो मेरे होम स्टेट में मिलता है। मैं ये नहीं करता कि फर्स्ट टाइम पे ऐसा होता है, जब आप प्रेफरेंस भरोगे ना तो आपको लगे यार साउथ में भी मुझे, चेन्नई में भी मिल जाए एक्साइज इंस्पेक्टर तो मैं ले लूँगा, अरे यार मुझे अंडमान में भी मिल जाएगा तो मैं ले लूँगा। लेकिन 6 महीना 1 साल के बाद पता चलता है कि कितना डिफिकल्ट होता है घर से दूर रहना, जब आपको चीज़ें मैच नहीं करती है तो लेने का तो ले लोगे, रहने का रह लोगे, लेकिन वो मन नहीं करेगा। तो मैं हमेशा बोलूँगा कि आप वही पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ करना जो आपके होम स्टेट, आपके घर के आस-पास हो, आपके फैमिली के आस-पास हो, वो आपके लिए अच्छा हो। उसके बाद बहुत अच्छी पोस्ट है एक एएसओ इन सीएसएस की जो वैकेंट पोस्ट है, दिल्ली में पोस्टिंग है। स्टैंडर्ड अच्छा होगा, वर्क नेचर वगैरह अच्छा होगा, थोड़ा-सा वर्कलोड होगा। अगर आप दिल्ली में एएसओ का पोस्ट लेते हो तो वर्कलोड होगा, लेकिन परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में, ट्रांसफर का कोई सीन नहीं। दिल्ली में आप अपना अच्छे से लाइफ जी सकते हो, यहाँ से कनेक्टिविटी भी अच्छा है, कोई भी स्टेट में जा सकते हो। तो एएसओ सीएसएस का भी एक ऑप्शन रखता है। बहुत अच्छा रैंक आता तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चूज़ करता मैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को होम पोस्टिंग में लेने की कोशिश करता। वैकेंसी कम आती है लेकिन वो रखता। डीए की पोस्ट एक अच्छी है, लेकिन डीए इस बार डिविजनल अकाउंटेंट का पोस्ट आया नहीं है, तो डिविजनल अकाउंटेंट भी मेरा चॉइस रहता। तो ऐसे में पोस्ट को ऑप्ट करता जो कि मेरा होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि होम पोस्टिंग एक लक से मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलती है, या फिर टॉप रैंकिंग टॉप 100 रैंक में आ गए तो आपको अपना होम पोस्टिंग मिल जाएगा, अपना जोन, अपना जो प्रीफर्ड लोकेशन है वो मिल जाता है। तो ये था सारे पोस्ट के बारे में डिटेल में, मैंने आई होप कि मैंने सब कुछ बताया आपको। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये मेरा वर्ड्स अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, आपको क्लैरिटी मिली कि कौन से पोस्ट ऑप्ट करने चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और भी मैं आपके लिए वीडियोस अच्छे से बनाता रहूँ। ठीक है, तो ये था पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। एंड सबको बोलूँगा कि अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस भरना, ध्यान से भरना, थोड़ा रिसर्च करके भरना, यूट्यूब से सर्च करके भरना, लेकिन अच्छे से भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, बाय बाय।